नमस्सभाभ्यः। आज यह कार्यक्रम जो रखा गया है, यह न तो कोई व्याख्यान कार्यक्रम है और न ही अध्यापन कार्यक्रम है। यह नववर्ष जो भारतीय नववर्ष जो हम चर्चा करते आए हैं, जो हमने इससे पूर्व 1 जनवरी को आंग्ल नववर्ष के संदर्भ में भी हम लोग चर्चा तुलनात्मक रूप से हमने किया था। उसी के क्रम में हमने कल्पित किया कि भारतीय नववर्ष के संदर्भ में छात्रों को और साथ साथ जो इससे अपरिचित हैं उनमें नवचेतना हो, वो समझ सकें, भारतीय संस्कृति को समझ सकें, भारतीय नववर्ष की महत्ता को समझ सकें। इन सब को ध्यान में रखते हुए एक परिचर्चा का हमने यहाँ पर आयोजन किया है महेंद्रगढ़ संस्कृत भारती की ओर से। यहाँ पर हमारे साथ महेंद्रगढ़ जनपद संयोजक जो हैं संस्कृत भारती के, वो भी उपस्थित हैं। साथ साथ जो छात्र गण हैं वे उपस्थित हैं। यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में बहुश्रुत और व्याकरण के मूर्धन्य प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा महोदय को आमंत्रित किया गया है। यह व्याख्यान के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है, अपितु छात्रों को मार्गदर्शन करें, छात्रों को इस संस्कार जो है भारतीय संस्कृति जो है उसके संदर्भ में किस तरह से हम नववर्ष को आत्मसात करें, इसके संदर्भ में मार्गदर्शन करें। इस निमित्त इसका आयोजन किया गया है। इस क्रम में जितने भी प्रतिभागी हैं, जितने भी यहाँ पर उपस्थित छात्रगण हैं, वो भी अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। तो एक क्रम से जो परंपरा के अनुसार हमने रखा है, जो कि वैदिक मंगलाचरण, लौकिक मंगलाचरण, इस क्रम से हम चलेंगे और यथाकाल जो अपना मंतव्य प्रस्तुत करना चाहते हैं उनको भी यथाकाल अवसर दिया जाएगा। आप अपने चैट बॉक्स में भी अपना नाम दे सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि उस समय में आपको वरीयता दी जाए। तो सबसे पहले हम भानु प्रताप और उनके जो सहयोगी हैं छात्रगण, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि इसका प्रारंभ किया करें वैदिक मंगलाचरण से, क्योंकि हमारी परिपाटी रही है कि कोई भी कार्य हम प्रारंभ करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं, और मंगलाचरण के क्रम में ही लौकिक मंगलाचरण और वैदिक मंगलाचरण दोनों को हम साथ में देखेंगे क्रम से। तो सबसे पहले हम निवेदन करते हैं भानु प्रताप और उनके जो सहयोगी हैं वैदिक मंगलाचरण निमित्त। भानु प्रताप। हरे ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मा वत्सासीजा याता राष्ट्रे राजन्याः शूर एकव्यातिव्या धीमाः रातो जायातां ीघ्रेण वोढा नडवाना शोसक्तिः पुरन् निर्जोघा जिष्णो रातेष्ठाः साभेयो जुवास्तिया जाजाम नसिय वीरो जायाता नीका में नाः पज्जन्यो पारे खातु फालावतियो न ओ खादायाः पचियन्ता जो
क्षेमो नाहं कल्पतां हरिः ओम। बहुत बहुत धन्यवाद भानु प्रताप और उनके जो सहयोगी छात्रगण हैं। वैदिक मंगलाचरण के अनंतर साक्षात लौकिक मंगलाचरण के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हिमाचल हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के छात्रों के द्वारा तैयार किया गया प्रार्थना है, उसी प्रार्थना को हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके साक्षात अनंतर मुख्यातिथि जो आज के हैं उनके परिचय के निमित्त
डॉक्टर दीपिका दीक्षित से निवेदन है कि वे मुख्य अतिथि का परिचय यहाँ पर प्रस्तुत करें। इसके अंतर स्वागत हेतु सन्नद्ध होंगी डॉक्टर मेघा। डॉक्टर दीपिका दीक्षित। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभा में उपस्थित गणमान्य अतिथि, गुरुजनों एवं विद्वज्जनों को मेरा सादर नमन। आज हम सभी अभिनव संवत्सर और वासंतिक नवरात्र पर्व की संध्या के सुअवसर पर गुरु कृपा रूपी अशेष आशीर्वचनों एवं मार्गदर्शन के निमित्त एकत्रित हुए हैं। आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा महोदय जी हम सभी के मध्य उपस्थित हैं। यह हमारे लिए अति गौरव का विषय है। आचार्य प्रवर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का संक्षिप्त परिचय देने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। सर्वप्रथम मैं कालिदास की लेखनी का आश्रय लेते हुए कुछ कहना चाहूंगी। कौसूर्य प्रभुवो वंशः क्वाचाल्प विषयामतिः तितिर्षु दुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्। तथापि गुरु आदेश से यथामति गुरु प्रवर आचार्य के व्यक्तित्व के विषय में यथामति तथा यथाशक्ति अल्प शब्दों में कहना चाहूंगी। जैसा कि सर्वविदित है, आचार्य जी राष्ट्रीय गौरव रत्न, राष्ट्रीय गौरव, अभिनव पतंजलि की उपाधियों से अलंकृत हैं। आचार्य जी पद वाक्य प्रमाणज्ञ हैं। प्रमुख रूप से आपकी विशेषता का क्षेत्र नव्य व्याकरण रहा है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा से उच्चतर शिक्षा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से संपन्न हुई है। आपने आचार्य के साथ ही यूजीसी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। आचार्य ने विद्यावारिधि की उपाधि भी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। आचार्य जी ने विभिन्न परीक्षाओं में अनेक स्वर्ण पद से अलंकृत हुए हैं। आपके अध्यापन के विषय में आचार्य जी विगत 2 दशकों से संस्कृत जगत को अपना श्रेष्ठतम योगदान प्रदत्त कर विभिन्न संस्थाओं में विभिन्न पदों पर अध्यापन कार्य में संलग्न रहकर ज्ञानमयी गंगा की धारा के प्रवाह के समान अनवरत रूप से अध्यापन में संलग्न है। विशेष रूप से भारत के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों के सभी परिसरों में आपने अपनी सेवा दी है। 2003 में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, 2005 में सेंट्रल इंस्टीट्यूट अरुणाचल प्रदेश, 2017 में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली, 2020 में बीएचयू वाराणसी और 2020 में ही आचार्य और व्याकरण विभागाध्यक्ष के रूप में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में आप निरंतर अध्यापन में कार्यरत हैं। आचार्य को संस्कृत जगत में महनीय योगदान के लिए विभिन्न पुरस्कारों तथा उपाधियों से अलंकृत किया गया है, जिनमें से 2008 में श्री मरकतवल्ली संभावना पुरस्कार, जो कि अखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलन की ओर से, 2008 में वैयाकरण भूषण आचार्य गुरुकुल महाविद्यालय होशंगाबाद मध्य प्रदेश की ओर से, 2012 में महर्षि वादरायण व्यास सम्मान राष्ट्रपति भारत सरकार की ओर से तथा 2015 संस्कृत भूषण राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान भोपाल की ओर से, 2020 में शास्त्र कला निधि राज्यपाल मध्य प्रदेश की ओर से, 2020 राष्ट्र गौरव अभिनव पतंजलि राष्ट्रीय गौरव रत्न इत्यादि अनेक पुरस्कार व उपाधियों से आपको अलंकृत किया गया है। इतना ही नहीं, आचार्य ने अपने छात्र जीवन में भी अनेक पुरस्कारों को ग्रहण किया है।
आपके प्रकाशन की यदि बात करें तो आचार्य जी की लेखनी से निर्गत 4 पुस्तकों का प्रकाशन तथा 12 पुस्तकों का संपादन हुआ है। आचार्य जी ने 17 शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं मार्गदर्शन में। आपने विभिन्न कोर्सों तथा कार्यशालाओं में अपना महनीय योगदान दिया है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों एवं सभाओं में आप शोध पत्र वाचक, व्याख्याता तथा सत्राध्यक्ष के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं। विभिन्न समितियों के गणमान्य सदस्यन पद को ग्रहण कर चुकी हैं। आचार्य के मार्गदर्शक में 10 शोध मार्गदर्शन पूर्ण हो चुके हैं। इसके साथ ही आप विभिन्न परियोजनाओं के मार्गदर्शक रहे हैं। वस्तुतः आचार्य शास्त्रार्थ परंपरा की पोषक विद्वान हैं। इसके साथ साथ आचार्य का वैशिष्ट्य इनकी छात्र वत्सलता, सहज एवं सरल स्वभाव है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और गुरुवर आचार्य से क्षमा भी मांगना चाहूंगी। यदि कोई भी बातचीत त्रुटि हुई हो मुझसे तो वे मुझे क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीपिका दीक्षित। वस्तुतः जिस तरह परिचय प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि मैं बहुत दिनों तक महोदय के सानिध्य में मैं रहा हूँ, हिमाचल से ही हमारा संबंध रहा है मुख्य रूप से, उससे पहले प्रकारांतर से रहा है। जहां तक मैंने अनुभव किया है तो उसके लिए शिव महिम्न स्तोत्र का एक पद्य ध्यान में आता है, क्योंकि असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखिनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तब गुणानां मीश पारम न जाति। वस्तुतः ये भगवान शिव के लिए कहा गया है और महोदय जो हैं वो भी भगवान शिव की सेवा में ही है वर्तमान में। तो यही ध्यान में रखते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, कार्यक्रम को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं और अगले पड़ाव पर ये मेघा अग्रवाल, इनसे निवेदन है कि स्वागत जो यहाँ पर उपस्थित है, हालांकि ये परिचर्चा सत्र है, यहाँ पर स्वागत की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक औपचारिकता है, इसको हमें निभाना होता है, क्योंकि यही औपचारिकता आगे चल करके हमें मार्गदर्शन करवाती है और मार्ग प्रशस्त हमारा करती है। इस कारण से वह भी आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए मेघा से निवेदन है कि वो स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करें। मेघा। अतिथि देव बन आप पधारे, स्वागत हो स्वीकार, साधन कम पर भाव विहल है, स्वागत को श्रीमान। आशा है स्वीकार करेंगे भाव वचनामृत सुमन का हार, आज आपके शुभागमन पर बढ़ी हमारे नववर्ष मंगल अभिनंदन कार्यक्रम की शान। समस्त आकाश मंडल में अपनी व्याकरण में निपुणता की गुंजायमान कीर्ति से सूर्य की भांति दैदीप्यमान एवं शास्त्रार्थ में पारंगत आदरणीय मुख्य अतिथि प्रोफेसर ब्रजभूषण जी ओझा महोदय, कार्यक्रम के समारंभकर्ता एवं राष्ट्र प्रेमी डॉक्टर विपिन जी कुमार झा महोदय, कार्यक्रम की संचालिका एवं वाक विदुषी डॉक्टर मीनाक्षी जी जोशी महोदया एवं दृढ़ निश्चयी श्रोतागण, जैसा कि आप सभी को विदित है, संस्कृत भारती महेंद्रगढ़ की ओर से अभिनव संवत्सर के उपलक्ष्य में मंगल अभिनंदन का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित आप में से प्रत्येक आगंतुकगण एवं श्रोतागण के लिए मेरा हार्दिक स्वागत है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन विद्वत एवं प्रेरक मंगला अभिनंदन का आयोजन इस दिन की ऐतिहासिक और प्राकृतिक महत्ता के कारण किया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से यदि इस दिन के विषय में देखा जाए तो इसी दिन रामायण के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एवं महाभारत के नायक धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। शक्ति और भक्ति के 9 दिन अर्थात नवरात्रि का पहला दिन यही है। इसी दिन के सूर्योदय से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। सिखों के द्वितीय गुरु श्री अंगद देव जी का जन्म दिवस भी यही दिन है। दयानंद सरस्वती जी ने इसी दिन आर्य समाज की स्थापना की
एवं कृणवंतो विश्वम आर्यम का संदेश दिया। सिंध प्रांत के प्रसिद्ध समाज रक्षक एवं वरुणावतार भगवान झूलेलाल इसी दिन प्रकट हुए। आज से ही विक्रम संवत का पहला दिन प्रारंभ होता है। महर्षि गौतम जयंती भी आज ही के दिन आती है। इसी तरह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का प्राकृतिक महत्व भी है। इस दिन वसंत ऋतु का आरंभ होता है, जो उल्लास, उमंग, खुशी तथा चारों तरफ पुष्पों की सुगंधि से भरी होती है। फसल पकने का प्रारंभ अर्थात किसान की मेहनत का फल मिलने का भी यही समय होता है। नक्षत्र शुभ स्थिति में होते हैं, अर्थात किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए यह शुभ मुहूर्त होता है। 1 जनवरी को हम नव वर्ष के प्रारंभ के रूप में सभी मनाते हैं, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अंग नहीं है। 1 जनवरी को प्रारंभ होने वाला नव वर्ष पाश्चात्य सभ्यता का प्रतीक है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही हिंदुओं का वास्तविक नववर्ष प्रारंभ होता है। इस अवसर पर अनुपम महिमा से मंडित आचार्य प्रवर हमारा मार्गदर्शन कर हमें प्रोत्साहित करेंगे। मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ व्याकरण के मूर्धन्य विद्वान एवं राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित आदरणीय प्रोफेसर ब्रजभूषण जी ओझा महोदय का। मैं स्वागत करती हूँ कार्यक्रम के समारंभकर्ता डॉक्टर विपिन कुमार जी झा महोदय का एवं मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ कार्यक्रम की संचालिका डॉक्टर मीनाक्षी जोशी महोदय का। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत है। इस नव वर्ष की मंगल अभिनंदन कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी अपने कमजोर स्थानों की पहचान करने में सक्षम होंगे, जिसमें सुधार के साथ साथ अपनी जीवन शैली में आवश्यक सामान्य बदलाव भी शामिल होंगे। मैं यह सुनिश्चित करती हूँ कि यह कार्यक्रम लाभदायक होगा और अगले कुछ घंटे आप में से हर एक के लिए सुखद और फलदायी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेघा। बहुत ही संक्षेप में विषय वस्तु को उपस्थापित करते हुए स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत की है। अब मैं इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के संदर्भ में प्रकाश डालने के लिए हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के योग विभाग के आचार्य डॉक्टर रवि कुमार शास्त्री जी को मैं आमंत्रित करता हूं और साथ साथ ये महेंद्रगढ़ जनपद के संयोजक के रूप में यहाँ पर हैं, क्योंकि दोनों ही उपाधि से युक्त हैं, इस कारण से दोनों बताना आवश्यक था। तो यहाँ पर वो इसका उद्देश्य बताएंगे, जिस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, क्योंकि यहाँ पर एक ये जैसे कि मैंने प्रारंभ में ही बताया, ये व्याख्यान के रूप में नहीं है। व्याख्यान तो एक औपचारिकता है जो कि एक महनीय व्यक्ति हमारे समक्ष होते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वस्तुतः हम लोग परिचर्चा के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो हम इसके अनंत आप लोगों में से जो अपना वक्तव्य रखना चाहते हैं उनके भी वक्तव्य हम लोग सुनेंगे और एकदम पूर्णतः सामान्य रूप में, कोई विशेष यहाँ पर स्ट्रेस नहीं लेना है जो कि क्या बोलना है, किस तरह, एकदम जो हृदय में है वही अभिव्यक्त करना है। तो हम साक्षात डॉक्टर रवि कुमार शास्त्री जी को निवेदन करता हूं कि इसके उद्देश्य के साथ साथ इसके विषय वस्तु पर प्रकाश डालें। धन्यवाद डॉक्टर विपिन जी। यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को, विद्वान अतिथि महानुभावों का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं निवेदन करता हूं कि आज के कार्यक्रम का जो उद्देश्य है हमारा, उसका एकमात्र उद्देश्य यही है, जैसा कि अभी पहले बताया जा रहा था ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, कि आज के दिन की उपयोगिता, अनिवार्यता और महत्ता क्या है। बस इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके आज के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कि आने वाली जो हमारी भावी पीढ़ियां हैं उनके मार्गदर्शन हेतु और उनको अपनी सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराने के लिए, अपनी भारतीय परंपराओं से अवगत कराने के लिए, अपनी सभ्यता, संस्कृति और वैदिक परंपराओं से अवगत कराने के लिए ही इस कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है। और आज इस कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ विराजमान डॉक्टर ब्रजभूषण जी ओझा जी को मैं नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और यहाँ पर उपस्थित
आप सभी प्रबुद्धजनों से हम सब का मार्गदर्शन हो सकेगा, हमारे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन हो सकेगा और हम सब आज ये जान पाएंगे कि वास्तव में नव संवत्सर, नव वर्ष और अपनी भारतीय परंपराओं की अनिवार्यता, उपयोगिता और महत्ता क्या है। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सभी को नमन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रवि कुमार शास्त्री जी। आपने वह बीज वपन कर दिया है जिसके माध्यम से अंकुरित होकर हमारे जो छात्र हैं और जो श्रोतागण हैं, इनमें बहुत श्रोतागण इस तरह के भी हैं जो हम लोगों के मार्गदर्शिका के रूप में है, मार्गदर्शक के रूप में है। तो उन सबको हम अभी सुनेंगे और मुख्य अतिथि तो मुख्य रूप से हैं ही, लेकिन उनके साथ साथ जो अन्य हैं उनको सुनते हुए फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से जो चर्चा कल्पित किया गया था वह 1 जनवरी को ही बीज रूप में रखा गया था, क्योंकि यह जो अभिनव वर्ष है जिसके लिए हम इतना उत्साहित होते हैं, विशेष रूप से जो आंग्ल नव वर्ष जो हम लोग मनाते हैं, क्योंकि ये जो नव वर्ष है इसको तो हम लोग वैसे भी ध्यान में रखते भी नहीं है। तो ये जो एक परिपाटी बन चली है वो आगे की पीढ़ी में यही परिपाटी न हो, इसको लेकर के संस्कृत विभाग हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था 1 जनवरी को, जो कि अभिनव संवत्सर नव ख्रीष्टाब्द के परिप्रेक्ष्य में। और वहां पर हम समझने का प्रयास किए थे जो कि वस्तुतः दोनों में क्या अंतर है। दोनों में सांस्कृतिक अंतर जो है यह हम स्पष्ट रूप से देखते हैं, और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम जितना भी कार्यक्रम होता है या कार्यक्रम का जो प्रतिफल होता है हम उसी रूप में देखते हैं। यदि आप तुलना करेंगे तो जो 1 जनवरी को जिस तरह से मनाया जाता है, हालांकि यह बात अलग है कि प्रक्रिया इस तरह की हो गई है जो कि आप ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है उसको आप ज्यादा प्रमुखता देते हैं, क्योंकि हर जगह उसी को आत्मसात कर लिए हैं। क्योंकि हमने इससे पूर्व तक देखा था और अभी भी जो संस्कृत कॉलेजेस हैं वहां पर प्रतिपदा और अमावस्या के दिन अवकाश दिया जाता है, अष्टमी के दिन अवकाश दिया जाता है। अवकाश उतना ही होता है लेकिन तिथि के अनुरूप दिया जाता है, भारतीय परंपरा के अनुसार दिया जाता है। और उसके संदर्भ में बहुत सारी बातें हैं जो ज्योतिष के छात्र होंगे वो जानते हैं, जो कि इस दिन अध्ययन से क्या नुकसान है, क्यों इस दिन अध्ययन को अनध्यवसाय का समय रखा गया है। ये एक वैज्ञानिक अर्थात जो भी कहा गया है, जिस दिन अवकाश का दिन रखा गया था वह अवकाश बहुत कुछ सोच समझ करके रखा गया था। आज हम रविवार को, शनिवार को या फिर अन्य दिन छुट्टी की बात करते हैं, उसमें भी था बीचों अध्यवसाय जो था उसमें विराम दिया जाता था या नवीन पाठ नहीं प्रारंभ की जाती थी, इस तरह करके था। और उसके लिए जो ज्योतिष शास्त्रीय गणना जो है उनको ध्यान में रख करके वो विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। एक तो ये आप देखते हैं क्योंकि शिक्षा के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें, और दूसरी अगर देखते हैं हम जो कि ये भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो भारतीय संस्कृति के संदर्भ में आप जब भी देखेंगे तो भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति इन दोनों का जो अंतर है वो अंतर भी आपको इसी तरह से दिखेगा। आज हम लोग यहाँ पर विश्वविद्यालय में कार्यक्रम आयोजन किया गया था, हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी जो कि इस तरह भी नववर्ष को सेलिब्रेट किया जा सकता है। जो आंध्रा और तेलंगाना के जो बच्चे हैं उनके द्वारा आयोजित किया गया था। तो वहां पर देखें जो कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से अलग अलग रूपों में इसका जो पर्व है उसको मनाते हैं। तो इसी के संदर्भ में हम यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे ये गीता शुक्ला, डॉक्टर गीता शुक्ला महोदया, उनका हम यहाँ पर मंतव्य सुनेंगे। वस्तुतः
जैसे मैंने पहले ही कहा है, जो कि एक परिचर्चा के रूप में रखेंगे और आप लोग भी इसको सहज रूप में, ताकि ये हम जिस तरह आत्मसात कर सकें, ये हमने रखा है। इसमें यहाँ पर ये नहीं है कि कोई शोध कार्यक्रम नहीं हो रहा है या फिर कोई विशेष इस तरह का नहीं हो रहा है जहां पर कि आप विशेष औपचारिकताओं को ज्यादा ये करें। तो यहाँ पर हम साक्षात डॉक्टर गीता शुक्ला महोदया है, ये हम सब से के साथ निरंतर अपना छत्र छाया बनाए रखती हैं, क्योंकि अगर ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए या फिर वाय की दृष्टि से देखा जाए, अर्थात ज्ञान वृद्धि की बात की जाए या वयोवृद्धि के संदर्भ में बात की जाए, दोनों ही संदर्भों में ये बहुत ही हम लोगों से वरीय है और अपने अनुभव को संजोए हुए और साथ साथ संस्कृत विभाग के प्रमुख के रूप में ये महाविद्यालय में छात्रों को निरंतर मार्गदर्शन करती रही है। तो अब आज हम यहाँ पर निवेदन करेंगे कि यहाँ पर हमारे छात्र भी हैं और हम लोग निरंतर इसके संदर्भ में चिंतन करते रहते हैं। और एक संस्कृत भारती या संस्कृत विभाग या कोई अन्य संस्था का जो नाम दिया जाता है, वह तो एक केवल मात्र हम प्लेटफॉर्म के रूप में हम देखते हैं। वस्तुतः हम सबका उद्देश्य एक ही है कि किस तरह से भारतीय संस्कृति को हम समझें, किस तरह भारतीय संस्कृति को हम जाने। यदि एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूं, जो कि आज अगर हम इन बच्चों से पूछें कि आज किस महापुरुष का जन्म दिन आज मनाया गया है जिन्होंने भारत को एकीकृत करने के लिए इतना प्रयास किया, तो अधिकांश जो होंगे वो नहीं जानते होंगे। क्यों? क्योंकि उनको बताया ही नहीं जाता है, उनको इस संदर्भ में कोई चर्चा ही नहीं की जाती है। तो जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम बेहतर रूप से समझ नहीं पाएंगे। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हम ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध जो हमारे समक्ष हैं उनसे हम मार्गदर्शन चाहेंगे सामान्य परिचर्चा के रूप में। महोदया। धन्यवाद झा जी। सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु सर्वः वामानवाप्नोतु सर्वः सर्वत्र नंदतु। सर्वप्रथम तो मैं इस परिचर्चा में विद्यमान आदरणीय बृजभूषण ओझा जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और वास्तव में जैसा भी एक बच्ची परिचय दे रही थी, वो वास्तव में व्याकरण के क्षेत्र में मील का पत्थर है। तो आज जो और जिस बेटी ने, जिस छात्रा ने अभी मंगलाचरण लौकिक मंगलाचरण प्रस्तुत किया, वास्तव में बहुत सुमधुर और बहुत अच्छे तरीके से उसने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। जो छात्रा परिचय प्रस्तुत कर रही थी, वो इतने सुंदर शब्दों का चयन करके परिचय प्रस्तुत कर रही थी। महाकवि कालिदास की उक्ति को लेकर के उसने उनके श्लोक को लेकर के बहुत सुंदरता से परिचय प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और निश्चित रूप से कि संस्कृत जगत के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं इन बच्चों में, जो कि आगे बढ़कर निश्चित ही जो हमारे अनुज झा जी जो परंपरा चला रहे हैं उसको निश्चित रूप से आगे ले जाएंगे। और बहन मीनाक्षी जोशी जी की क्या कहूँ, मैं तो उनके संचालन की कायल हूँ। आज जो परिचर्चा हो रही कि नूतन संवत्सर आज से, क्योंकि मैं आज की घटना का उल्लेख करके मतलब उसको बता करके फिर अपनी बात रखूंगी। आज कॉलेज में कुछ इस तरीके के लखनऊ विश्वविद्यालय से हमारा महाविद्यालय संबद्ध हो गया है। तो बीए प्रथम वर्ष का आज पेपर था, उसमें मैं सीएस थी, प्राचार्य नहीं थी हमारे यहाँ पे आज। तो ऐसे में क्या हुआ कि एक सज्जन कहने लगे, जब उन्होंने उनको बधाई दी नूतन संवत्सर की, तो उन्होंने कहा कि दीदी मैं तो जो है कुछ ऐसे बात चली कि मैं आंग्ल नववर्ष को नहीं मानता हूँ। तो मेरा ये कहना था कि नहीं मानने की जैसी कोई बात नहीं है, फिर तो बिल्कुल विरोध हो जाएगा। हम लोग भारतीय हैं और भारतीय संस्कृति की सबसे पहली विशेषता यही है सबको आत्मसात करना, वसुधैव कुटुंबकम, सबको साथ लेकर चलना। तो मैंने कहा नहीं, मैं उसको भी मानती हूँ, इसको भी मानती हूँ, लेकिन
इसको मैं अपनी संस्कृति मानती हूँ, इसलिए क्योंकि अगर हम दोनों को थोड़ा सा तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो पाते हैं कि हम नूतन शब्द की व्याख्या कर लेते हैं कि नया क्या क्या है नया वर्ष, क्यों उस समय के नए वर्ष की अपेक्षा चैत्र प्रतिपदा से आरंभ होने वाले नया वर्ष क्यों अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं भारतीय या हिंदू नववर्ष के दृष्टि से। तो प्रकृति की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वो बहुत प्रकृति बहुत सृजनशील है, सृजनशीलता उसकी एक अन्यतम विशेषता है। और वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। वसंत ऋतु में कोई ऐसा रंग नहीं होता है जिस रंग के पुष्प ना दिखाई दे। नया अनाज, आम के वृक्षों में नया बौर, विविध पुष्पों में नई कलियां, कोपले फूल बनने को तैयार, सब कुछ इतना सुंदर हो जाता है, इतना आकर्षक, इतना मनमोहक रमणीय हो जाता है कि वो स्वाभाविक रूप से अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। और मैंने अनुभव किया है कि जैसा उल्लास हम चैत्र प्रतिपदा के नव वर्ष पर पाते हैं, वैसा उत्साह, वैसा उल्लास, वैसी स्फूर्ति 1 जनवरी वाले में नहीं पाते हैं। शीत ऋतु इतनी अधिक शीत ऋतु होती है जिसमें बिल्कुल निष्क्रियता सी हो जाती है चारों ओर, क्योंकि जब बहुत अधिक अति सर्वथा वर्जयेत, जब बहुत अधिक अति किसी चीज की होती है, चाहे वो शीत हो चाहे वो उष्ण हो, तो उसमें अपनी जो क्षमता है, कार्य क्षमता, वो प्रभावित हो जाती है। ऐसे उत्साह उल्लास भी ऋतु के अनुसार ही प्रभावित होता रहता है। तो सुंदर शब्द लगता है, अगर एक किसी से प्रश्न किया जाए आज सुंदर क्या है, तो सोचना पड़ेगा कि जो आकृष्ट ना करे, निष्क्रिय हो, निश्चेष्ट बनाए और आलस उत्पन्न करे, वो असुंदर है। और सुंदर क्या है? सुंदर शब्द का अर्थ होता है कैंची। कैंची का कार्य होता है काटना। तो जो एकदम से काट ले, जो एकदम से आकृष्ट कर ले, जो एकदम से आहा या ओह जैसे उल्लास के शब्दों को कहने के लिए बाध्य कर दे, वो सुंदर होता है। और सत्यम शिवम सुंदरम, जो कि मानव मूल्य भी है और भारतीय संस्कृति के प्रतिष्ठापक हैं। तो ये जो वसंत ऋतु चैत्र प्रतिपदा से आरंभ होने वाला जो नववर्ष होता है, इसमें वास्तव में सब कुछ बहुत सुंदर होता है। ना अधिक शीतकाल, ना अधिक गर्मी, और इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इसकी परिचर्चा की जाए, और इसको जो है, जो कहना चाहिए हाशिए पर चले गए थे जो भारतीय संस्कृति के या भारतीय पर्व, उनको फिर प्रकाश में लाया जाए, फिर उनका प्रचार प्रकाश और विकास किया जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये आयोजन कर रहा जो आयोजक मंडल है, हमारे बंधु हैं, हमारी भगिनी हैं, और इस मंच से जुड़े हुए जितना भी प्रबुद्ध वर्ग है, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और मंगल कामना करती हूँ कि सभी का ये नूतन संवत्सर, ये नूतन वर्ष मंगलमय हो। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप इसी प्रकार से बार बार कार्यक्रम आयोजित करते रहें, यथासंभव मैं जुड़ती रहूंगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करके और फिर आगे श्रोता के रूप में आप सबके साथ हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यह तो हम सामान्य परिचर्चा को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आपने तो इतना विस्तृत चर्चा कर हम लोगों को और भी उत्साहित कर दिया। ऐसा कुछ नहीं। वस्तुतः यह होता है कि किसी भी विषय वस्तु को आत्मसात करने के लिए जितना सहज रूप में उसको हम समझने का प्रयास करते हैं, जितना सहज रूप में उस तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, उतने ही सहज रूप में हम उसको आत्मसात कर पाते हैं। अगर केवल औपचारिकता के लिए हमें दे दिया जाए जो कि आपको इस विषय पर बोलना है, तो फिर हम शब्द चयन करने लगते हैं और हमारा जो मस्तिष्क होता है वो उसमें उलझ जाता है। वस्तुतः जो अभिव्यक्त करना होता है हृदय से, वो होता नहीं है। तो इसी तरह हम छात्र समुदाय से भी अपेक्षा रखते हैं, जिसमें कि संतोष कंवर, ये आचार्य द्वितीय MA द्वितीय वर्ष की छात्रा हैं,
ये अपने विचार अभी रखेंगे। इसके बाद डॉक्टर रमन जो हैं इनको सुनेंगे हम लोग। संतोष कंवर। सर्वेभ्य नमो नमः। सर्वप्रथम तो सभी को चैत्र प्रतिपदा और नवरात्रि के शुभारंभ की शुभकामनाएं, और नव वर्ष आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी के मंगल कामना के साथ प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी कृपा दृष्टि हम सभी को प्राप्त हो गए। जैसे कि ये सवाल जैसे आप सभी तो विद्वान विदुषियां हैं और सब जानते हैं, लेकिन हम लोग तो अभी छात्र हैं, तो ये सवाल उठता है मन में कि ऐसा क्या है इस नववर्ष में, हमारे वाले में, और जो भारतीय नववर्ष है उसमें और जो पाश्चात्य नववर्ष है उसमें, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इनमें क्या समानताएं हैं और क्या विषमताएं हैं, क्यों हम उसको इतना महत्व देते हैं, बजाय इसके कि जो हमारा वास्तविकता में जो हमारा विक्रम संवत है जिसको हम नव वर्ष मानते हैं। तो जितनी मुझे मेरे हिसाब से कि जो राजा विक्रमादित्य थे, जिन्होंने ये विक्रम संवत चलाया, उनके राज्य में हर प्रकार से प्रत्येक प्राणी मानो जैसे राम राज्य हो, वैसा ही उनके समय ऐसा था। और उन्होंने अगर इसको एक तिथि का चयन करा और इस तिथि को शुरुआत करी, नववर्ष के रूप में सभी को बताया कि भैया आज से ये विक्रम संवत है और इसे नववर्ष के माध्यम से मनाया जाएगा, तो हम ये कल्पना कर सकते हैं। और इसमें कोई संशय नहीं है कि वो कितने उनके दरबार में, उनके राज्य में कितने विद्वानों से उन्होंने ये मंत्रणा की होगी। फिर उसके बाद में ऐसा जो ये विक्रम संवत जो शुरू हुआ है, और इसी से हिंदू नववर्ष का प्रारंभ माना जाता है, या हम सब मान रहे हैं और इसे मनाना चाहिए। तो उसमें कुछ ना कुछ तो वैज्ञानिक तरीके से भी, मनोभाविक तरीके से भी और मनोवैज्ञानिक तरीके से भी, हर प्रकार से कुछ ना कुछ तो नवीन है ही। ऐसी जिज्ञासा, हम जो अल्पज्ञ है, इतना कुछ जानते नहीं है इसके विषय में, तो हम जो विद्यार्थी है, हमारे मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं कि पाश्चात्य नववर्ष को हम इतना धूमधाम से मनाते हैं, जबकि वो तो मध्य रात्रि में शुरू होता है। कोई भी कार्य मध्य रात्रि में शुभ भी नहीं माना जाता है, इसके बावजूद हम उसे इतना अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, बहुत ही उल्लास और नाच गाना या बहुत हर्षोल्लास से उसे मनाया जाता है। जबकि विडंबना कहे या परिस्थितियां कहे या समय कहे या कालांतर का परिवर्तन कहे, कि अधिकांश बच्चे, अधिकतर लोग ये जानते भी नहीं है कि आज हिंदू नववर्ष शुरू होता है। वो वस्तुतः रहते भारत में ही है, वो भारत से बाहर के व्यक्ति नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जने हैं, ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते इस विषय के बारे में। जैसे आज भी हमने हॉस्टल में कुछ बहनों से चर्चा की थी, भाई उनको हमने बोला कि नववर्ष की शुभकामनाएं, तो उनका जो उनके चेहरे की जो भाव भंगिमा थी वो देखने लायक थी कि अरे ये कैसा, मतलब ये कैसी बधाई हो गई अभी नववर्ष। फिर हमने उनको बताया कि ये जो आज विक्रम संवत आज से प्रारंभ हुआ है, राजा विक्रमादित्य ने ये संवत्सर चलाया था इसलिए, और आज प्रकृति में हर तरीके से बहुत कुछ, मैं इतना तो नहीं जानती पर बहुत कुछ नवीन होता है, नई फसलें आती है, नया अनाज होता है, तो इस कारण बहुत कुछ नवीनता के कारण आज ये हमारा हिंदू नववर्ष मनाया जाता है और आज इसे शुरू माना जाता है। तो फिर उनका क्वेश्चन था कि तो 1 जनवरी है, क्या वो नववर्ष नहीं है? तो फिर मैंने मतलब जितना समझती हूँ उसी आधार पर उनको जवाब दिया कि हाँ वो भी नववर्ष है, लेकिन वो हमारा नहीं है। मतलब भारतीय संस्कृति में चलो जगह दे देते हैं हम वसुदेव कुटुंबकम की, जैसे मैम ने बताया, वसुदेव कुटुंबकम की भावना पे विश्वास रखते हैं और दृढ़ विश्वास रखते हैं, संपूर्ण पृथ्वी ही एक परिवार है और इसको मानते हैं हम, तो उसको जगह तो देते हैं हम।
लेकिन मेहमान तो मेहमान ही होता है और घर के सदस्य होते हैं। मेहमान का यथा स्थिति, यथा योग्यता उसका आदर सत्कार किया जा सकता है, लेकिन खुद के घर वाले जो सदस्य हैं उनको तो नहीं ऐसे नकारा जा सकता ना। वैसे ही ये जो नव संवत्सर है इसमें बहुत सारी नवीनताएं होती है, और आज गुड़ी पड़वा भी है, और बहुत सारी अनेकानेक बहुत सारा कुछ नया होता है। इसी संदर्भ में ये नववर्ष मनाया जाता है, और नवरात्रि भी है। और इसमें यूँ देखा जाए तो एक वो भी है, जैसे देखा जाए शास्त्रों के हिसाब से तो वो जो है वो कृष्ण पक्ष में होता है, यह जो है शुक्ल पक्ष में होता है। तो रोशनी को भी हम भारतीय सूर्य को मतलब सूर्य हमारा दृढ़ विश्वास है कि सूर्य सभी चीजों को प्रकाशित करते हैं, सबको ऊर्जा देते हैं, और साइंस के लिए तो भी उचित है। तो जो शुरुआत रोशनी के साथ हो रही है वो निश्चित रूप से नई है, और जो शुरुआत अंधियारे के साथ शुरू हो रही है उसमें निश्चित रूप से नएपन का संशय उत्पन्न होता है। तो ये अभी बहुत बहुत जानना या समझना या सबको समझाना या सबको प्रेरित करना या बताना बहुत आवश्यक है कि हमारा जो नव संवत्सर है वो ऐसे ही नहीं है। उसका ये हो सकता है कि हम इतना महत्व नहीं जानते उसके विषय में, लेकिन उसका महत्व निश्चित रूप से अधिक है। ऐसा हम सबको मानना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। और इसको एक बार हमने सुना था नानीसा से, जो मेरी नानीसा है उनसे सुना था इसके बारे में कि आज का दिन नया इसलिए है, आज का दिन शुरुआत इसलिए मानी जाती है कि जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने ब्रह्मांड की रचना करी थी, इसलिए भी नया माना जाता है। तो पुराने जो बुजुर्ग है उनसे बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है। और सतयुग भी इसी दिन से ब्रह्मांड में मतलब अस्तित्व में आया था। सतयुग की शुरुआत भी इसी दिन से मानी जाती है। ऐसा करके बहुत सारे जो नई चीजें हैं वो आज के दिन मानी जाती है, और इसी हिसाब से ये नया वर्ष है। और बहुत तरीके से है, लेकिन कुछ कहें ना कि कुछ होता है कि हम समय के साथ या हम समझ नहीं पाते हैं हमारी संस्कृति को, या फिर हम पाश्चात्य अनुकरण में इतना अंधाधुंध फंसते चले जाते हैं। या होता नहीं कि लोभ होता है, जैसे पतंगे को लोभ होता है उस रोशनी का, जबकि उसको नहीं पता कि वो उसको पतन की ओर ले जाएगी, मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन वो पतंगा रोशनी को चाहता है और अंततः वो थोड़ा पास जाके फिर घबराता है, फिर दूर जाता है, फिर पास में जाता है, और अंततः वह उसको लेता है रोशनी को, और जो आग है उसको लेता है और अपने पतन को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। मेरा मानना यही है कि हमें उस पतंगे से देख के सीखना चाहिए कि हम अपनी सभ्यताओं को दूसरे को स्वीकार करें, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपत्ति भी नहीं है। ज्ञान जहाँ से प्राप्त हो वहीं से लेना चाहिए। और हम तो भारतीय हैं, जहाँ दत्तात्रेय जैसे महान ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने तो 23 गुरु स्वीकार करे थे, हर तरीके से गुरु है। तो हम भारतीय हैं और भारत की परंपरा रही है कि हम हर प्रकार से ज्ञान को सीखने के लिए जिज्ञासु रहते हैं, लालायी रहते हैं, चाहे वो छोटों से मिले, बड़ों से मिले, भारत से मिले, भारत से अन्यत्र कहीं से भी मिले, बहुत हम लालायित रहते हैं, उत्सुक रहते हैं उसको जानने के लिए, समझने के लिए। किंतु ये इसका कदापि मतलब ये नहीं होता कि हम दूसरों के ज्ञान को तो अपना ले, दूसरों को सम्मान देते जाएं, लेकिन जो हमारे खुद के संस्कार है, जो हमारे खुद का प्राचीन ज्ञान है, जिसको हम नवीनता के साथ वर्तमान कसौटी में, वर्तमान समय में बहुत सम्यक प्रकार से उपयोगी सिद्ध कर सकते हैं या बहुत उपादेय सिद्ध हो सकता है, उससे थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिम्मेदार सिस्टम भी हो सकता है, माता पिता भी है, बुरा लगेगा, क्षमा चाहती हूँ, पर कहीं ना कहीं शिक्षक भी जिम्मेदार है इन चीजों के लिए
क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है ना, शिक्षक आईना होते हैं, जैसा दिखाते हैं बच्चा वैसा ही रूप देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षक भी जिम्मेदार है इन चीजों के लिए। और कुछ तो परिवार भी है, कुछ अंधानुकरण है, कुछ मीडिया है, कुछ छोटे छोटे तत्व मिलके कुछ द्रव्य, कुछ ठोस में बन पाता है। वैसे ही सभी ना कुछ मिलकर इन सब के पीछे कारण है। लेकिन फिर भी जब हम ढूंढने चलते हैं ना कि कुछ अभी भी लोग हैं ऐसे जो जिज्ञासु है, जो जानना चाहते हैं भारतीय संस्कृति को, मानना चाहते हैं, बहुत ही हृदय से सम्मान करते हैं। जैसा कि हमारे अधिकारों में लिखा हुआ है कि मौलिक कर्तव्यों में लिखा हुआ है कि उच्च आदर्श को विधान नहीं है, जो आदर्श को हृदय में संजोए रखे, उस कर्तव्य को निभाना चाहिए, राज्य को भी और प्रत्येक नागरिक को भी। तो वैसे ही मेरा मानना ये है कि जो नया संवत्सर है, और कुछ भी नया हो या कुछ भी प्राचीन हो, उससे हमें सीखना चाहिए। और सीखेंगे कब? जब पता होगा तब ना। हमें पता ही नहीं है कि रोशनी कहाँ से आ रही है, प्रकाश कहाँ है। हम तो अंधकार के अंदर एक कमरे में बैठे हुए हैं। तो कोई उस कमरे का कपाट जो है खोल दे, ऐसे शिक्षक हो सकते हैं, ऐसा कोई सन्यासी हो सकता है, ऐसा कोई राजनेता भी हो सकता है, ऐसा कोई टीवी भी हो सकता है, मीडिया भी हो सकता है, या हमारा कोई मित्र भी हो सकता है। तो वो उनकी मुझे लगता है कि आज आचार्य चाणक्य की बहुत जरूरत है। और प्रत्येक शिक्षक में कहीं ना कहीं आचार्य चाणक्य है, विद्यमान है। और प्रत्येक बालक में वो चंद्रगुप्त है, जो नवीन भारत या जो पूर्व जो भारत था उसको वापस वर्तमान भारत बना सके, ऐसा है। तो मैं सभी गुरुजनों से अनुरोध करती हूँ, आपसे अनुरोध करती हूँ और नम्र निवेदन करती हूँ कि आप सब ये हमारा मार्गदर्शन करते रहें, और बेहतर से बेहतर, क्योंकि आप लोग जानते हैं हम लोगों को नहीं पता, हमें तो जो बताया जाएगा हम उसी के अनुरूप चलेंगे। तो आप लोग हमें थोड़ा थोड़ा कृपा करके बता सकते हैं कि भारत में ये, मतलब हम ऐसे थे, हम ऐसा मध्यकाल भारत आया, उसकी वजह से हमारे मतलब हम स्वतंत्र हुए, मुगलों के कारण डफ आए, चीनी कुछ प्रभाव, कुछ अंग्रेजों का प्रभाव, इस कारण से भारतीय संस्कृति जो थोड़ा सा जो उज्ज्वलता थी उस पे कुछ लोगों ने ऐसे मलिनता मढ़ने की कोशिश करी। लेकिन हम चाहे तो उस मलिनता को हटा देंगे ना, तो बस मैं सोचती हूँ भारतीय संस्कृति में अभी कुछ मैलापन नहीं आया है। जैसे एक शीशा होता है, उस पे बहुत समय से सफाई नहीं करी हो, और उसपे जैसे हो जाता है ना कि चित्र धुंधला दिखाई देता है, कुछ कुछ लोग आंखें पहचान जाती है और कुछ नहीं पहचान पाती, और कुछ को कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो वैसे ही ऐसा कुछ हो रहा है। तो वो शिक्षक गण, वो समाज, वो राजनेता, वो शिक्षा पद्धति इत्यादि सभी से मेरा अनुरोध है कि वो जो शीशा, जो भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा पर जिस शीशे पे वो थोड़ी थोड़ी धूल जम गई है, उसको हटाने में सभी हमारा मार्गदर्शन करें, कृपा करें, और सहयोग हम सारे विद्यार्थी आपका सहयोग करेंगे। और आप तो बहुत कुछ जानने वाले हैं सभी, मैं क्या ही बोलूं आप सबके सामने। पर जितना मेरे मन में जिज्ञासाएं हैं, जितने क्वेश्चन उठते हैं, वो सब मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ और बताना चाहती हूँ कि हमें भारतीय होने पे गर्व है। हम लोग कहते रहते हैं कि हम भारतीय होने पे गर्व है। लेकिन क्या कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि ये किताबी बातें हो गई, ये केवल किसी के मुखारबिंद से सुने हुए प्रवचन लगने लगते हैं? क्योंकि हमें अचानक कोई पूछ ले कि तुम भारतीय हो, तुम्हें भारतीयता पे गर्व है, चलो 2-4 लाइनें सुना दो कि किस किस बातों पे गर्व है, तो हम वहां मूड हो जाते हैं। हमारे शब्द नहीं निकल पाते हैं कि हमें भारतीयता पे गर्व तो है, ये तो हमें बताया गया था, कभी टीचर से, कभी शिक्षक से सुना था, कभी कहीं मेले में सुन लिया था, कभी किसी पिक्चर में डायलॉग सुना था, पर हमें वास्तविकता में नहीं पता कि हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों है, क्यों हम भारत को श्रेष्ठ भूमि मानते हैं, क्यों हम जन्म सभी सार्थक मानते हैं कि अगर जन्म मिले तो भारत भूमि में मिले, ऐसा क्यों मानते हैं कि वो स्वर्ग से भी महान है। तो
वो क्वेश्चन वही रह जाता है। और बच्चा जो होता है, बालक जो होता है, बालिका जो भी है, उनके मन में कहीं ना कहीं एक, ना निराशा कह सकते हैं, ना आनंद कह सकते हैं, होती है ना स्तब्ध अवस्था। किम करता भारत में अर्जुन थे, ऐसे ही हम क्या बताएं, क्या उत्तर दें, उनके पास करने का था, क्या करूं, हम क्या करें, करें, मैं भारतीय होने का गर्व है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है। हम तो 1 जनवरी साल मानते हैं, जबकि उस दिन कुछ नया होता ही नहीं है। वो तो मध्य रात्रि से शुरू होता है, रात्रि सोने की होती है, लेकिन वो जगाता है सबको। और उसका मनाने का जो तरीका है वो तो बहुत ही नवीन है, बहुत ही विचित्र है। ड्रिंक वगैरह भी करते हैं उस दिन, शोर शराबा होता है, पटाखे होते हैं, ढेर ढेर सारा वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण भी लोग कर ही देते हैं। इतने प्रदूषणों के साथ जिसका स्वागत होता है, वो नव वर्ष हो सकता है भला? ये क्वेश्चन दिमाग में आता है, पर क्या करें। एक भेड़ जिस प्रकार कुएं में चली जाती है, और पीछे वाली भेड़ों को पूछा जाता है कि तुम क्यों जा रही हो, कि हमारी जो सबसे आगे वाली है वो चली गई, तो हमें क्या पता कुएं में क्या है, हम भी चले जा रहे हैं बस। वैसे ऐसा मुझे दुख होता है कि हम सोमवार का व्रत करते हैं, हमें नहीं पता क्यों करते हैं। अगर कोई पूछे तो हमारे पास जवाब नहीं होता है। हम यही कहते हैं कि माता जी, नानी सा करते थे, दादी सा करते हैं, माता जी करते हैं, हम भी करते हैं, हमें नहीं पता क्यों करते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं गलती है हमारी, और हम स्वीकार करते हैं इस बात को। लेकिन गलती, थोड़ी थोड़ी सी त्रुटि तो सभी में है ना, उन अभिभावकों में भी है, जो हमें नहीं बताते ना कि सोमवार का व्रत क्यों करते हैं, इसका क्या महत्व है इस भारतीय संस्कृति में। वैसे ही नव वर्ष का जो महत्व है, हम मानते हैं कि हम पाश्चात्य नव वर्ष को बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाते हैं, बच्चे नहीं जानते अधिकांश। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं त्रुटि उन बच्चों से ज्यादा, क्षमा चाहती हूँ, पर सभी की है, हमारी बच्चों की अकेलों की नहीं है कि केवल और केवल भावी, अभी जो वर्तमान जनरेशन है उन्हीं की गलती है। पर जो भी है, आज बहुत अच्छा लगा विपिन सर जी ने जो ये कार्यक्रम रखा, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और विपिन सर से तो हमें बहुत कुछ ज्यादा सीखने को मिलता ही है, और हमारा तो सौभाग्य है जो हम इनके सानिध्य में पढ़ पाते हैं। क्योंकि मतलब अध्यापक सभी अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसे निस्वार्थ अध्यापक बहुत कम होते हैं, जो राष्ट्रहित, स्वयं का हित तो चलो, प्रयोजन के बिना तो मंद मनुष्य जो होता है, मूढ़मती होता है, वो भी नहीं होता है, नहीं होता है। ऐसे आचार्य विश्वनाथ कहते हैं साहित्य दर्पण में। तो ये मानते हैं कि बिना लाभ के कार्य में संलग्न नहीं होता है। लेकिन जो विपिन कुमार झा है, वो केवल बिहार के नहीं, हम भारतवर्ष के हित को लेते हैं, राष्ट्र हित को लेकर चलते हैं। संस्कृत के लिए जो चीजें हम जब से विश्वविद्यालय में आए हैं, तब से देखे जा रहे हैं, हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है की वजह से, थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ा है कि हाँ, हमें कोई भूल नहीं है। हम संस्कृत को भी से वापस भारत को पहचान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक अच्छे भारत की पहचान हम संस्कृत से करवा सकते हैं। और जितना भी निस्वार्थ जो है हमारा, जो मैं व्यक्तित्व गुण होता है, किसमें किसमें निश्चय होती है, होती है, लेकिन हमारे में जो प्रभावित करता है वो निस्वार्थ है, वो राष्ट्रहित है, वो संस्कृति बहुत आभारी, सौभाग्यशाली समझते हैं हमें हमें मौका मिला कि हम कि ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं, जो ये गोष्ठी वगैरह होती है, हम उसमें भाग ले ही सही। कि सर का जहां तक मुझे लगता है, सर को लगता है कि मेरे विद्यार्थियों को जानना चाहिए ये नवीन
प्राप्त होना चाहिए। इसी पे हम सर से बहुत बहुत आभारी है। आप सभी मुझे जितना ज्ञान था, जितना अल्प ज्ञान था, ज्ञान तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जितना अल्प ज्ञान था उसके आधार पर मैंने मेरी जिज्ञासा में आप समक्ष रखने की है। त्रुटि रहती है और मनुष्य चूंकि त्रुटियों का एक पुतला है, इसलिए मैं आपसे यथा योग्य क्षमा प्रार्थी हूँ। हाँ, इसी साथ में अपने संतोष। मैं सभी का हाँ, आभार। ये जी सर, हाँ प्रणाम हाँ सर। महोदय, मुख्यातिथि महोदय से निवेदन मैं करूंगा कि वे अपने वक्तव्य से हम लोगों को आप्लावित करें। आचार्य प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा महोदय। श्रूयते? हाँ, श्रूयते महोदय, श्रूयते। ओमस्ति, अहमद्य व्यस्तोऽस्मि, अतः भवतां समीपां कृते नूतनवर्षस्य अभिनन्दनं। पुनः अन्यस्मिन् दिने अत्र अस्माकं भवतु सर्वेषां कृते मङ्गलानि अहम् इदानीं वदामि। सन्ति यत्र बहवः, अतः अनन्तरे काले कार्यं कुर्मः। अस्तु महोदय। एतद् अनन्तरं, इसके अनंतर ये मध्य में अभी संतोष बोल रही थी, मैं इस अचरज में आ गया था जो कि संतोष मेरे मार्गदर्शन में डिजिटेशन दिख रही है। मैं अभी अचरज में आ गया था जो कि संतोष सुपरवाइजर है या मैं सुपरवाइजर हूं, क्योंकि इतना गूढ़ ज्ञान और सहज रूप से जितना भी सरलतम उदाहरण है उनके माध्यम से जो अभिव्यक्त की है, वस्तुतः स्तुत्य है। हालांकि कहा जाता है जो कि छात्र जो होते हैं उनका कभी भी गुरु प्रशंसा नहीं करते हैं। कहा जाता है जो कि प्रत्यक्षे गुरुवस्तुत्या परोक्षे बंधु बांधव, इस तरह कहा जाता है। तो मैं, लेकिन जो वास्तविकता है जो हम लोगों ने अभी आत्मसात किया है बहुत अच्छा है, और भी अपने आप को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। निरंतर परिष्कृत करो, और मुझे पूरा उम्मीद है जो कि जो सफलता है जीवन की, मैं सामान्य सफलता की बात नहीं कर रहा हूँ, जीवन की सफलता निरंतर तुम्हें कदम चूमेगी तुम्हारी। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष। इस मध्य में मुख्य अतिथि महोदय भी जुड़े थे और एक विशेष कार्य में वो अभी निरंतर है, संलग्न है, लेकिन फिर भी मध्य में नेटवर्क की समस्या के बावजूद वो जुड़े और आगे कभी अवसर कल्पित करेंगे, ऐसा कह करके उन्होंने अपनी वाणी को वहां पर प्रस्तुत की। तो हम बहुत आभारी हैं, क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार हम लोगों को कार्य करना होता है। और कहा जाता है प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्नैः पुनः पुनः प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। जब आप कार्य कोई करते हैं तो निरंतर विघ्न होता ही रहता है। और इसके साथ साथ एक बात और भी है कि जो भी करते हैं आप, वह जो सुप्रीम रियलिटी जो है, सुप्रीम पावर जो है, उनके द्वारा हम लोग गाइडेड होते रहते हैं, निर्देशित होते रहते हैं। हम कुछ नहीं करते हैं। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि आज 1 घंटे के अंदर जिस तरह यह कल्पित हुआ है संपूर्ण कार्यक्रम, और इसमें जो हम लोगों ने इतना कुछ सुना, जैसे अलग अलग विदुषियों को भी सुना, विद्वान तो भी बाकी हैं, विदुषियों को सुना, तो ये कह सकते हैं कि प्रभु की कृपा से ही हमने इस तरह सुना। रिपुदमन यहाँ पर अपना विचार प्रस्तुत करना चाहेंगे, क्योंकि ये ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, शोधार्थी रहे हैं,
वास्तुशास्त्र इनका प्रिय विषय रहा है। हालांकि अभी का जो प्रसंग है वह कुछ अलग है, तो अपने ज्योतिष शास्त्र को ध्यान में रखते हुए इस पर अपना कुछ मंतव्य उपस्थापित करना चाह रहे हैं। और आप लोगों में से भी जो अगले 15 मिनट हमारे पास हैं, इनमें जो भी अपना वक्तव्य रखना चाहते हैं सभी का स्वागत है, क्योंकि हम परिचर्चा के लिए ही हमने रखा था, जो कि एक दूसरे को सुन सकें, समझ सकें और जान सकें। इसलिए रिपुदमन। हरिओम, प्रणाम। प्रणाम गुरुवर। अन्य सभी विद्यार्थियों तथा गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आवाज आ रही है गुरुजी? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, साफ, ठीक, ओके। सभी के लिए नव संवत्सर, नल नामक संवत्सर शुभ हो, मंगलमय हो। जैसा कि हम जानते हैं, या इसी पे ये सत्र है, चैत्र प्रतिपदा से हमारा नया साल, नव वर्ष प्रारंभ होता है, हिंदू नव वर्ष, सनातन नव वर्ष। तो यदि कुछ दृष्टि डालें, दृष्टिपात करें, कुछ देखें भारतीय ज्योतिषीय गणना के अनुसार, तो हम देखते हैं कि सृष्टि का संबत, जैसे कि अभी पिछले वक्तव्य में बहन ने कहा, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और तभी से उसकी आयु की गणना की जाती है। तो भारतीय ज्योतिष भी, भारतीय जो ज्योतिष है, ज्योतिषीय गणना है, इसकी गणनाओं के अनुसार हमारे ऋषि मुनियों ने जो गणना की है आदि काल में, उसके अनुसार अभी तक कितना समय हुआ है, आगे कितना है, अभी कौन सा चल रहा है, और हम जिसे अभी मानते हैं 2022 ईस्वी संवत, ये क्या है। यदि ज्योतिष पे थोड़ा सा प्रकाश डालूं लघु सूत्री होकर के, तो साफ साफ शास्त्रों में कहा है, पीयूष धारा की टीका में, कि अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्र अर्को यत्र साक्षिणो। सूक्ष्म में, यानी जहां पे देखो चंद्र अर्को, चंद्र और अर्क सूर्य, जहां पर साक्षात आपको नवग्रहों में दिख रहे हैं, जो ज्योतिष शास्त्र के साक्षात प्रत्यक्ष आपको दिख रहे हैं कि हाँ, दो ग्रह आप देख सकते हैं नवग्रहों में से, चंद्र और सूर्य को। तो इसी तरह ज्योतिष शास्त्र बिल्कुल प्रत्यक्ष माना जाता है, जबकि बाकी शास्त्र जिन्हें हम कहते हैं जो है, वो उनमें कुछ विवाद पाए जा सकते हैं, पाए जाते हैं। फिर ग्रहों के ऊपर फिर से आते हैं तो कहते हैं कि ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीनः नरावरः काल ज्ञानम ग्रहाधीनम ग्रह कल्म फरवरदः, यानी जो ग्रह है उसी के अधीन सर्व संपूर्ण जगत है, संपूर्ण मानव जाति, इस चराचर जगत के पेड़ पौधे, कालों का ज्ञान भी और कर्मों का जो फल है वह भी ग्रहों के ऊपर ही निर्भर करता है। ग्रह ही उन कर्मों के फल को देने वाले। तो अब नव संवत्सर की चर्चा, नव संवत्सर और जो ईसवी संवत्सर है, इसकी चर्चा थोड़ी देर बाद करूंगा कि हल्का सा क्या अंतर आता है। तो अभी बता देता हूं कि सृष्टि का जो संवत्सर, सृष्टि संवत्सर, जैसे सृष्टि संवत हमारा विक्रमी संवत हम मानते हैं, शालिवाहन शक संवत मानते हैं, जो शकों के काल से माना जाता है, नृपति द्वारा जो चलाया गया था। तो सृष्टि का संवत, सृष्टि का संवत की गणना भारतीय ज्योतिष के अनुसार जो की गई है, तो अभी कौन सा चल रहा है सृष्टि की उत्पत्ति का संवत, तो उसका है अभी 1 अरब 95 करोड़ 58 लाख 85,123 वर्ष। ये एक पंचांग है, पंचांग दिवाकर के अनुसार ये ज्योतिषीय गणना की गई है। अभी जो राजा वीर विक्रमादित्य के काल से हम मानते हैं, जो उन्होंने चलाया था, उज्जैनी के सम्राट जो थे, अभी बहन ने बताया कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, यानी आज के ही दिन से। तो वो चल रहा है 2069।
रिपुदमन महोदय जी, 2069 जी। हरिओम। तो ये अच्छा, आवाज नहीं आ रही। दोहराएंगे? जी जी सर। सृष्टि क्रम आपने बताया कि काल गणना के बाद 2069। कि और कितने दूसरा वर्ष हम है मानते उदय? हैं जो ये शक शक संवत्सर को हम लेते हैं कर्म कांड में इत्यादि में, है ना, ज्योतिष में। तो मेन जो अभी प्रचलित है अभी के समय में वो है विक्रमी संवत और शक संवत। शक है शालिवान नामक संवत जो नृपति ने चलाया था। तो अब राष्ट्रीय मान्यता मिल गई है, इसीलिए अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 1944। और अब आते हैं जो हमारा संवत चल रहा है। हमारा जो विश्व प्रसिद्ध है 2022, जो कि ईसा मसीह के जन्मदिन से मनाया जाता है, यानी ईसा मसीह जी के जन्म दिवस, यानी 2000 साल पहले कह सकते हैं कि वह थे। फिर इसी तरह कृष्ण संवत भी आते हैं। अब कृष्ण जी का जन्म कितने हजार साल पहले हुआ था, तो 5258 इस तरह की गणना शास्त्रों में मिलती है हमें कि 5000 साल पहले जो द्वापर युग था उसमें कृष्ण जी का जन्म हुआ था। वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, कुरुक्षेत्र की भूमि इत्यादि, है ना। तो अब देखते हैं कि जो सनातन धर्म है, अभी बात ये भी हुई बीच में कि हमें ही या हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं इनकी कमियां रही, या इन्हें हमें हमारा मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, मार्गदर्शन करना चाहिए हमारी संस्कृति के बारे में। लेकिन जब आज के इस युग में जो सोशल मीडिया का युग है, इसमें हमें पता है कि हमारे पास हर प्रकार की सुविधा है। आपके पास इंटरनेट है जहां आप जन सामान्य तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर मोबाइल में फ्री में उपलब्ध है जिसे बनाकर आप अपनी संस्कृति, सनातन संस्कृति का प्रचार कर सकते हैं। तो किसी को हम दोष तो नहीं दे सकते इस हाँ, बचपन से आप संस्कार दे सकते हैं अपने पुत्रों को, पुत्रियों को, अपनी संतानों को, लेकिन बाद में आके किसी को ब्लेम करें या किसी के ऊपर हम ये आक्षेप करें कि हमें ही मार्गदर्शन करना चाहिए। लेकिन अगर हमें पता है तो हम फैला सकते हैं ना उस चीज को, है ना। किस जैसे अभी कल, अगर आप कल की बात ले लें तो कल आने वाले कल के लिए, या 5 तारीख की बात ले लें तो जैसे कल मत्स्य जयंती है, उसके बाद लक्ष्मी पंचमी इत्यादि और नवरात्रे तो चल ही रहे हैं। तो इसी का आप छोटे छोटे से फोटो बना के सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, अपने फ्रेंडों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं कि ये हमारी सनातन संस्कृति है। तो जैसे आप कोई अच्छा सा बना के आप डाल दे सकते हैं। और वो जब स्टेटस, आजकल यही सब चलता है सोशल मीडिया पे, स्टेटस लगाते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, तो इससे प्रचार होगा धीरे धीरे, है ना। और सनातन संस्कृति की रक्षा करना या फिर उसे बढ़ावा देना वो तो हमारा धर्म है। जैसे कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षितः, कि अगर हम धर्म ही हमारी रक्षा करेगा अगर हम उसकी रक्षा करेंगे, है ना। तो फिर अच्छा, अब मैं छोटी सी बात पे खत्म करता हूँ। ये तो है शास्त्र की बात या फिर विक्रमी संवत की बात, है ना। अब देखते हैं विक्रमी संवत और ये ईस्वी संवत में क्या हल्का सा अंतर है, प्रकृति के अनुसार, ग्रहों के अनुसार, है ना। तो ये जो विक्रमी संवत या जो हमारा अंग्रेजी नववर्ष प्रारंभ होता है 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी को, तो देखा जाता है उस समय जो ऋतु परिवर्तन का भी कोई महत्व नहीं है, प्रकृति में भी कोई महत्व नहीं है, है ना। सब कुछ बंजर बेजान पड़ा रहता है, ठीक है। और जैसे ही चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी नव संवत्सर आता है, प्रारंभ होता है, उससे पहले से ही, क्योंकि किसी भी चीज का प्रभाव उससे कुछ समय पहले ही पड़ता है। कोई ग्रह हो, यदि आपने कहीं मान लीजिए एडमिशन लेनी है, तो आपको पता है कि इस विद्यालय में एडमिशन इस महीने की, इस मास की, इस तारीख को प्रारंभ होगा, तो प्रभाव तो पड़ गया ना। इसीलिए पहले ही प्रभाव पड़ता है। बसंत ऋतु आ जाती है, पूरा जो सृष्टि चक्र है वह चलने लगता है मतलब फिर से सृष्टि में जो भी विद्यमान फल फूल पेड़ पौधे इत्यादि और पशु पक्षी
इत्यादि उनका चल पशु पक्षियों का थोड़ा मैटर अलग है, लेकिन पेड़ पौधे इत्यादि सभी में नवजीवन आता है, कौंपलें आती है, फूल आते हैं, पत्ते आते हैं, फल लगते हैं, इसी से प्रारंभ होता है। उससे पहले सब कुछ बंजर पड़ा आपके लिए, सब देख रहा है हर जगह सूखा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो एक तरह से जन्म मृत्यु का चक्र है। तो हमारा जो सनातन धर्म है, हमारा जो काल है, और काल गणना जो भारतीय ज्योतिष के अनुसार की गई है, वह हर तरह से वैज्ञानिक है, पहले से भी रही है, अभी भी है और आगे भी होगी। बस हमें समझना है इस चीज को और आगे लाना है, और अपनी सनातन संस्कृति का प्रचार अपने बल पर करना है हमेशा। और बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं, अभी ना कुछ तैयार किया है। तो धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत रिपुदमन। जैसे शोधार्थी हैं, उसी तरह शोध से संदर्भित जितने भी साक्ष्य हैं उनके साथ अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की, और बहुत ही अच्छा लगा। जो कि जहां पर हम लोग सामान्य रूप से भी चर्चा नहीं करते हैं, वहां पर एक विशेष रूप से हम लोगों ने चर्चा कल्पित कर पाए हम लोग। अभी डॉक्टर MK रमन जी कुछ अपना अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं, इस चर्चा हम लोगों से शेयर करना चाह रहे हैं। डॉक्टर रमन जी। जी, नमो नमः गुरुदेव। आपके इस नूतन वर्ष में, नव वर्ष में आप सभी का हृदय से स्वागत है। मैं कुछ बातों को ही रखना चाहूंगा, क्योंकि आज जो मुझे खुशी मिली है, आज जो मुझे प्रसन्नता मिल रहा है, आज मैं अपने आप को सौभाग्य समझ रहा हूँ। होता क्या है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपना फायदा देखते ही अपने आप को बदल लेता है। आखिर हम दूसरे से वर्ष को क्यों, नव वर्ष को क्यों मनाते हैं, हम अपना नव वर्ष क्यों नहीं मनाते? उसका मुख्य उद्देश्य है, मुख्य कारण ये है कि देखा गया है कि जब भी लोग पढ़ करके विद्वान होते हैं और कहीं ना कहीं उसे सरकारी लाभ मिलता है, तो वो क्या करता है कि वो सरकारी लाभ लेता है, और ठीक उसी विपरीत में वो उस लाभ को लेने के बाद अपने बच्चे को उस ओर नहीं, अपने बच्चे को प्रोत्साहन कर पाता जिस ओर से उसे मिला है। हर एक पूरे भारतवर्ष हम लोग को देखने को मिलता है कि हर एक व्यक्ति करेंगे सरकारी नौकरी, लाभ लेंगे हर एक सरकार का, लेकिन वो अपने बच्चे को और अपने संस्कृति को दूसरे संस्कृति में जोड़ेंगे। जैसे हम 1 जनवरी आता है कि हर एक लोग बहुत खुशी और उत्साह के साथ पूरे परिवार के साथ मनाते हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग, हम सभी मनुष्य के प्राणी सभी लोग मनाते हैं। क्यों? वहां हमारा फायदा दिखता है। और जब हम इस नूतन वर्ष को आते ही हम जब मनाने का मौका मिलता है, तो हम कहीं कहीं छोटे छोटे मतलब कार्यक्रम में हम लोग सिमट के रह जाते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? हम अपनी फायदा को वहां देख पाते हैं और वहां से फायदा हम ले पाते हैं। आज संस्कृत जगत में आप देख लीजिए कि हम बिहार से हैं और संस्कृत से शोध प्राप्त करके अभी सरकारी विद्यालय में एक शिक्षक है, लेकिन हम खुद चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है किसी प्राइवेट स्कूल में या प्राइवेट संस्था में पढ़े, और जब वो पढ़ के आए तो सरकारी लाभ ले। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य कारण क्या है कि हम अपना लाभ को सोच पा रहे हैं। आज हमारा जो सनातन धर्म है, वो अपने सनातन धर्म को नववर्ष के क्यों नहीं मनाते? सभी अपने ग्रंथों में, सभी अपने लेखों में, सभी अपने संभाषण में इस बात को रखेंगे कि हमें सनातन धर्म का पालन करना चाहिए, हमें सनातन नववर्ष को मनाना चाहिए। सभी कोई करेंगे, लेकिन मानेंगे नहीं। जैसे ही वो संभाषण खत्म हुआ, उसका मतलब वहीं से मतलब उसका सारा कार्यक्रम खत्म हो जाता है। यानी हम क्या करते हैं कि कठिन काम, सरल काम को कठिन बना लेते हैं और कठिन काम को सरल नहीं बना पाते हैं। यानी सरल काम को कठिन बना लेते हैं। ये जो हमारा नूतन वर्ष है, ये जो हमारा सनातन वर्ष है, इस वर्ष को हमें आसान तरीका से मनाना चाहिए था, लेकिन हम लोग इसको कठिन मान रहे हैं। हम लोग कठिन तरीका से इसको मनाना चाहते हैं, और यही कारण है कि दिन ब दिन ये मतलब सारी विपदाएं मतलब जो हो रही है खत्म हो रही है। और जो कठिन कार्य है,
जैसे एक बहन ने बोली थी कि ये जो अंग्रेज का जो नववर्ष शुरुआत होता है ये मध्यरात्रि में शुरुआत होता है, और जब भी कोई मध्यरात्रि में शुरुआत होता है वो शुभ कार्य नहीं होता है। वाकई में नहीं होता है, हम लोग सभी जानते हैं, हम लोग सभी इस बात को मानते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी उसको मनाते हैं। उसका कारण क्या है? वहां पे मुझे फायदा दिख रहा है, और हमारा एक हमारे मनुष्य के मतलब फितरत रहा है, हम इस बात को मतलब मान रहे हैं, लेकिन हम करने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? कई सारे शोध करके, कई सारे साथी शोध करके हमारे समाज को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। उसका मुख्य कारण क्या है? वो पढ़ेंगे सरकारी खर्चों से और अपने और वो नौकरी करेंगे जाकर के विदेशों में। तो ये कहां से हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रह पाएगा? हमें पहले तो हमें इस बात को जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि हमारा और हम सभी का लाभ वहां दिखता है, और लाभ लेने के बाद उस चीज को हम नहीं कर पा रहे हैं। कई साथी ऐसे अभी है जो शोध करेंगे, शोध करने के बाद जब उन्हें अच्छी जगह पे मतलब पदोन्नति होंगे तो वहां लाभ लेंगे सरकार का, लेकिन जैसे ही अपने बच्चे को जब वो परवरिश करेंगे तो वो विदेशों में जाके करेंगे, विदेशों के मतलब अपने सरकार के खर्चे पर विदेश से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डॉक्टर रमन जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। इन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से जो व्यावहारिक पक्ष है उसको उठा करके समझाने का प्रयास किया, अपने विचार को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद रमन महोदय, आपका लग रहा है कि इंटरनेट जो है डिस्कनेक्ट हो गया है। आगे मैंने आप लोगों से निवेदन किया था, अगर कोई अपना मंतव्य रखना चाहे तो आपके लिए अवसर कल्पित किया जाएगा, लेकिन डॉक्टर विपिन कुमार झा जी हैं जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, और उनके मार्गदर्शन हम लोग एक से करीब 6 माह से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और कई साथी हम भी करीब 4-5 साल से शिक्षा से मतलब जुड़े हुए नहीं थे, अपने आप को हम दरकिनार कर लिए थे, लेकिन जब सर के साथ मुझे मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ, तब से मैं जुड़ रहा हूं और अपने आप को फिर से पुनः मैं छात्र के रूप में स्थापित कर पाया हूं। तो मैं इसी बातों के साथ मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस नववर्ष को आप अपने तक समेट कर नहीं रखेंगे, पूरे सनातन धर्म को इस बात को व्याख्यान करेंगे और उन तक ले जाएंगे। हमें और आपको इस मंच से एक ऐसे संकल्पित हो लेकर के जाना है और जन जन तक इस बात को ले जाना है, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी को इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी, आप तो निरंतर अध्यापन में निरत रहते ही हैं, और भावाभिव्यक्ति भी आपने उतने ही जोश खरोश के साथ किया है यहाँ पर, और बहुत ही बेहतर तरीके से आपने प्रस्तुत किया है कि जो व्यावहारिक पक्ष है उनको पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी हो जाता है। सामान्य रूप से हम लोगों में सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हम डॉक्यूमेंटेशन पर तो ज्यादा जोर देते हैं, हम औपचारिकताओं पर तो ज्यादा जोर देते हैं, लेकिन मूलभूत जो बातें होती है जिसके लिए जो कल्पित किया जाता है वहां पर आकर के हम स्लिप करते हैं या वहां पर रुक जाते हैं। तो ये जरूरी है जो कि हम लोग व्यावहारिक पक्ष को ध्यान दें, और अगर व्यावहारिक पक्ष पर हमने ध्यान दे दिया तो फिर कहीं समस्या ही नहीं है। जैसे बहुत बेहतर उदाहरण इन्होंने दिया, जो कि हम सरकारी खर्चे पर बच्चे को बाहर भेजना पसंद करते हैं, लेकिन हम सरकारी स्कूल में नहीं भेजना पसंद करते हैं। तो इसको अगर व्यावहारिक धरातल पर देखना प्रारंभ करें तो अगर एक अधिकारी का बच्चा किसी जो जिसे आप कहेंगे जो सबसे बेकार स्कूल है, अगर वहां पर वो चला जाए तो स्वाभाविक रूप से वो स्कूल अगले दिन परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि वो अधिकारी का बच्चा वहां पर है। तो ये दोनों ही तरफ से देख सकते हैं। बहुत अच्छा आपने प्रस्तुत किया, और हम नववर्ष के संदर्भ में भी यही बात देखते हैं। तो अंत में अब ज्यादा अधिक समय न लेकर, क्योंकि वैसे भी हम लोग समय का अतिक्रमण कर चुके हैं, तो प्रयास करेंगे जल्दी अब बाइंड अप करें। तो हम निवेदन करेंगे मेघा से, जो कि संक्षेप में अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करें। मेघा।
सभी जने अपने अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कौतूहल मेरे भी मन के अंदर हुआ और मैं भी थोड़ी सी अपनी भावाभिव्यक्ति शब्दों के माध्यम से करना चाहती हूँ। जैसे कि अभी संतोष बहन ने कहा था कि हमारे अभिभावक, शिक्षक, इन सभी में कमी है कि हम लोग है ना, मतलब वो लोग है ना बच्चों को ऐसे सही नहीं बताते हैं कि हम न्यू ईयर क्यों नहीं मनाते हैं, मतलब न 1 जनवरी को क्यों मनाते हैं, एक्चुअलिटी क्या है। तो हम शिक्षकों से और दूसरे अभिभावकों से ये अपेक्षाएं कर रहे हैं, तो हम लोग खुद ही हमारे घर से ये शुरुआत क्यों नहीं करते कि हम हमारे बच्चों को बताएं कि बच्चा है ना, हमारा जो है वो 1 जनवरी को आता है, ये पाश्चात्य है, मतलब पाश्चात्य संस्कृति से ओतप्रोत न्यू ईयर है, लेकिन हमें इसे भी सेलिब्रेट करना है क्योंकि सभी को साथ में लेके चलना है। अगर हम लोग टोटली वो 50 साल पुराना जीवन यदि हम जीने लग जाएंगे तो शायद समाज में हमें पागल भी कहने लग जाए। तो हमें साथ में चलना है, वो जीवन भी जीना है, लेकिन नए को भी ग्रहण करना है। ठीक है, तो 1 जनवरी को अगर हमने सेलिब्रेट किया तो वो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हाँ उन्हें बता करके फिर उसके बाद में जो हमारा अभी जैसे चैत्र नवरात्रि का आया, तो उसे भी यदि हम बता करके और फिर उसके पश्चात सेलिब्रेट करें, तो हम हमारे घर से यदि शुरुआत करेंगे तो ऐसे बूंद बूंद से जैसे घड़ा भरता है ना, वैसे सभी लोगों, काफी सारे लोगों को मतलब पता होगा। ठीक है, और उसी तरह से जैसे ना इस तरह के जो स्पेशल ओकेजन होते हैं तो उनपे ना थोड़ा सा हवन किया जाए। आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया है, तो ऑनलाइन में हवन कैसे किया जाता है? आर्य समाज का हवन बहुत ही सिंपल होता है, इससे वातावरण तो शुद्ध रहता ही है, हमारे बच्चों में भी संस्कार आते हैं, और इसके अलावा उनके जो मंत्र होते हैं उनका जब वो उच्चारण करते हैं तो इंटरनली भी वो स्वस्थ होते हैं। एक्सटर्नल तो हवन के धुएं से वायु प्रदूषण में कमी आती है, लेकिन जैसे जैसे हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं ना, तो कितने ही ऑर्गन्स जो हमारे काम नहीं करते हैं वो भी काम करना स्टार्ट हो जाते हैं, तो बच्चों के अंदर अच्छे वाइब्रेशंस आते हैं। तो हमें हवन की ओर भी उन्हें अग्रसर करना चाहिए। ठीक है, हमें उनको हर चीज में ऐसे बोलना चाहिए कि हर किसी को थैंक यू बोलो, मतलब अच्छी अच्छी आदतें हम ही डाल सकते हैं उनमें। पेरेंट्स और घर सबका माहौल होता है, और आप जैसा करोगे, पेरेंट्स जैसा करेंगे, पेरेंट्स उन बच्चों के दादा दादी जैसा करेंगे, उनको देख के बच्चे जितने सीखते हैं ना, उतना वो बाहर से नहीं सीख सकते हैं। उन्हें ना तो शिक्षक सिखा सकते हैं, ना ही कोई और बाहरी लोग सिखा सकते हैं। जब भी तो मोमेडियन जो लोग रहते हैं ना, उनमें जब वो नमाज अदा करते हैं ना, तो छोटा सा बच्चा भी इतना सिस्टमेटिकली मतलब अदा करता है। और हमारे हिंदुओं के बच्चे जब है ना प्रणाम करते हैं तो वो ऐसे ही घुटने तक हाथ पहुंचेगा और हो गया प्रणाम। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स भी आजकल ऐसे ही करते हैं। जंक फूड ने इतना शरीर बढ़ा दिया है कि उनसे ही नहीं झुका जाता है, तो घुटने तक हाथ लेके जाते, तो बच्चे भी वही देखते हैं, भाई हमें भी ऐसे ही करना है। तो कमी हमें, हम अगर पेरेंट्स सुधरेंगे तो अपने आप बच्चे सुधरेंगे, भावी पीढ़ी अपने आप सब समझेगी। हमें पहल करनी है बजाय किसी की कमी निकालने के। ठीक है, उनमें तो दोष है ही, उसे एकदम से नहीं सुधार सकते, लेकिन हमें अगर हमारे बच्चे को सुधारना है, देश की रक्षा करनी है, तो हमें पहल करना है उन्हें सुधारने के लिए। बस इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद मेघा। तो के संदर्भ में बहुत ही अधिक व्यापक तरीके से चिंतन करती है, निरंतर आलेख आदि के माध्यम से जन जागरण निरंतर ये करती रहती हैं। एक बहुत अच्छा कहा यज्ञ को लेकर के, तो यहाँ पर हम लोग हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग में स्वामी दयानंद पीठ है, यहाँ पर हम लोग निरंतर ये प्रैक्टिस में रखे हैं, जो कि निरंतर यज्ञ होता है। अभी सोमवार को भी हम लोगों ने रखा है सुबह 9 बजे से। तो ये स्वाभाविक सी बात है, जो कि अगर आप इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो वातावरण बाह्य रूप से तो शुद्ध होता ही है, आभ्यंतर जो है वह भी आपका शुद्ध होता है, आपका कालुष्य जो है वह दूर होता है। तो ये हमें अभ्यास में ये रखना चाहिए। और हमारे यहाँ तो इस तरह के प्रावधान बना दिए गए हैं, जो कि आप अगर परंपरा में ही देखें तो आपके परंपरा में इन सब को ढाल दिया गया है। वो तो हम धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं परंपरा से, जिसकी चर्चा भी मेघा ने बहुत बेहतर तरीके से की है। तो आज बहुत अच्छा लगा मुझे ये कार्यक्रम, जिस तरह हमने परिचर्चा प्रारंभ की थी 1 जनवरी को, जिसमें कि हमारे विभागाध्यक्ष महोदय भी थे प्रमुख रूप से। आज वो यहाँ पर नहीं उपस्थित हो सकते थे, क्योंकि वो अभी वर्तमान में जहाँ पर हैं वहाँ पर
लगभग 5.5 घंटे आगे है टाइम जोन, तो इस कारण से उनका उपस्थित होना थोड़ा कठिन था देश काल परिस्थिति के अनुरूप। और इसके साथ साथ मुख्य अतिथि जो रहे हैं वो भी किसी विशेष कार्य में वहां पर संलग्न है, जिस कारण से वो चाह करके भी वहां से नहीं हट सकते थे। वो तो हम लोगों का आग्रह था, हम लोग इतना प्रिय हैं जो कि वो अपना समय 2 मिनट के लिए कल्पित किए यहाँ पर। लेकिन हम लोगों ने एक आगे का कार्यक्रम रखा है जो कि ये नववर्ष पर जो विषय विशेषज्ञ जो हैं ज्योतिष शास्त्र के आधार पर जो गणना को ध्यान में रखते हुए यह नव संवत्सर किस तरह से हम महत्वपूर्ण है और क्या क्या इसके विशेषताएं हैं, केवल चौपड़ी चर्चा नहीं, वो विशेष जो चर्चा है उनके लिए आज हमारे विभागाध्यक्ष महोदय हैं, उनसे चर्चा हो रही थी, जो कि विद्वान जो हैं उनके संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे थे। हालांकि उनके बारे में जानकारी एकत्र करनी है जो कि कहाँ पर है, ये सब चर्चा करने के बाद हम लोग एक और कार्यक्रम रखेंगे जिसमें कि हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समझाने वाला कोई नहीं है। सामान्य रूप से तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं जो नव संवत्सर में ये है जैसे कि थोड़ा बहुत विद्वान ने चर्चा की, लेकिन उसके और डेप्थ में जाने के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे, एक कार्यक्रम उस तरह भी रखा जाएगा। अब कार्यक्रम के अंतिम प्रभाग में जो हम लोग लगभग 33 मिनट विलंब से हैं, क्योंकि इस तरह का प्रवाह चला था जो कि जिसको कि हम रोक नहीं पाए और लोभ संवरण हम भी नहीं कर पाए, तो लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग ने बहुत कुछ सीखा और मुझे खास करके बहुत कुछ सीखने को मिला, जो कि हमारे लगभग सभी हमारे स्टूडेंट्स ही हैं यहाँ पर, लेकिन कोई गुरु से कम नहीं है, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अब अंतिम चरण में मैं धन्यवाद अर्पण के लिए अनामिका से निवेदन करता हूँ कि धन्यवाद ज्ञापन करें एक औपचारिकता के रूप में, और उसके बाद शांति मंत्र संवित रूप से हम लोग करेंगे और उसके बाद फिर हम इसकी औपचारिक संपूर्ति करेंगे। अनामिका। नमो नमः। सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये नूतन वर्ष की प्रथम संध्या पर जो आयोजित आज का कार्यक्रम हुआ, उसमें सर्वप्रथम मैं विपिन सर को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जो इन्होंने आज के नव वर्ष के अवसर पर या संध्या पर इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया, जिससे कि हम लोग सीखें कि ये जो नूतन वर्ष है ये आज के दिन होता है। जैसा कि हम लोग तो समझ रहे होते हैं, बट कुछ लोगों नहीं समझ रहे होते कि आज के दिन नया वर्ष होता है। वो तो सीधे सीधे जनवरी का जो होता है उसी दिन मना लेते हैं, पटाखे छुटा लेते हैं और वहीं से उनका एंड हो जाता है। लेकिन हम लोगों के उसमें होता है कि हम लोग चैत्र प्रतिपदा पे मनाते हैं, और कहा भी जाता है कि अगर हमारा नव वर्ष का पहला दिन अच्छा गया तो पूरा साल अच्छा जाएगा। तो आज के कार्यक्रम के लिए मैं विपिन सर का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। तत्पश्चात मैं डॉक्टर मीनाक्षी जी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने संचालन किया। इसके बाद मैं धन्यवाद ज्ञापन की श्रृंखला की अगली कड़ी में भानु प्रताप मिश्र जी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने अपने वैदिक मंगलाचरण के द्वारा जो आज का कार्यक्रम था उसे काफी उच्चतर सोपान पर कर दिया। क्योंकि आज के टाइम में हम और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वैदिक मंगलाचरण कर ही नहीं पाते, लेकिन उन्होंने कैसे करना चाहिए पूरा वीडियो के माध्यम से दिखाया भी कि हाँ कब और किस टाइम कैसे होता है, अभी पूरा वीडियो के माध्यम से हम सभी को दिखाया। और उनका दिखाने का ये भी मकसद था कि हम लोगों को भी वैदिक मंगलाचरण करना आए, वरना आज के टाइम में तो संस्कृत बहुत कम लोग लेते थे। और जहाँ रही मैंने भी शायद 12th तक पढ़ी नहीं थी, उसके बाद ही ग्रेजुएशन से अप्लाई किया था संस्कृत के लिए। इसके बाद में धन्यवाद ज्ञापन की श्रृंखला की अगली कड़ी में डॉक्टर दीपिका दीक्षित को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने सर का यानी महोदय का काफी अच्छा जीवन के बारे में, व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में हम सभी को बताया। क्योंकि व्यक्ति और कृतित्व के बारे में जब हम सभी ने सुना तो ऐसा लगा कि नहीं, सर ने बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ऐसा तो मैंने पहले नहीं सुना था। तो दीपिका दीक्षित
के मुख से जो हम लोगों ने सर के बारे में सुना वो काफी अच्छा लगा। तो मैं यहाँ पे दीपिका दीक्षित को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इसके कार्यक्रम के अगले उसमें मैं मेघा अग्रवाल को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने अपनी मधुर वाणी से हम सभी का स्वागत किया। और तत्पश्चात उन्होंने हम लोगों के उसमें कार्यक्रम के बाद में हम सभी को नव वर्ष के बारे में भी बताया कि हम लोगों को अपनी जो आज की पीढ़ी है उसमें बच्चों को कैसे बताना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो हम पेरेंट्स हैं वो भी पहले कैसे करते हैं, बच्चे हम वही देख के सीखते हैं, क्योंकि अगर पेरेंट्स अच्छा करेगा तो बच्चे अच्छा करेंगे। लेकिन आज का जो पेरेंट्स है वो गलती करता है, बट बच्चा गलती करेगा तो उसे पनिशमेंट दी जाती है। वो सोचता है बच्चा गलती ना करे, बट हम लोग गलती करते हैं तो करते रहने दो। लेकिन तो ऐसा कहाँ संभव है। जो छोटा बच्चा है वो भी पेरेंट्स को देख के ही सीखता है कि अगर मम्मी पापा गलती कर रहे हैं तो मैं भी करूँ। इसके बाद में धन्यवाद ज्ञापन की श्रृंखला की अगली कड़ी में मैं डॉक्टर रविवीर शास्त्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने आज का अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को गरिमा में बनाए रखा और कार्यक्रम को उच्चतर सोपान में पहुंचाया। इसके बाद में धन्यवाद ज्ञापन की अगली कड़ी में आज के जो मुख्य अतिथि डॉक्टर ब्रजभूषण ओझा महोदय को ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने बहुत व्यस्तता के कारण भी हम लोगों के साथ भले ही 5 मिनट ही उपस्थित हुए, बट उपस्थित हुए। उन्होंने हम लोगों का मान रखा और अपनी उपस्थिति कराकर हम सभी को अपने कम शब्दों में ही लेकिन हम लोगों का ज्ञानवर्धन किया और मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद कार्यक्रम जो हमारा धन्यवाद ज्ञापन की अगली कड़ी है उसमें मैं डॉक्टर गीता शुक्ला महोदया को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने आज के कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय दिया और एक व्यवहारिक शब्दों में काफी अच्छा उद्बोधन हम लोगों के लिए दिए, जिससे हम लोगों का ज्ञानवर्धन हुआ। इसके बाद धन्यवाद की श्रृंखला की अगली कड़ी में मैं संतोष जी को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हम सभी को व्यवहारिक के साथ साथ आजकल का जो हम लोग कर क्या रहे हैं इसके बारे में भी काफी अच्छा ज्ञानवर्धन कराया। इसके बाद श्रृंखला धन्यवाद ज्ञापन की श्रृंखला की अगली कड़ी में मैं रिपुदमन जी का धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने हमारी जो काल गणना है उसमें भी काफी अच्छा प्रकाश डाला है और कैसे क्या किया जाना चाहिए वो भी प्रकाश डाला और कहा भी कि हम लोग अपने दूसरे से न कहें, बट अगर हम स्वयं चाहें तो कैसे कैसे नववर्ष को मनाने का संकल्प लें और धीरे धीरे से कैसे प्रकाश में डालें। आजकल चर्चाएं भी हैं, कहीं भी जाते हैं तुरंत हम लोग स्टेटस लगा लेते हैं। तो अगर हम लोग इसको भी स्टेटस में लगाएं कि आज हमारा नववर्ष है, आज के दिन हमें नववर्ष मनाना चाहिए, तो धीरे धीरे जो लोग स्टेटस लगा के जो देखेंगे वो धीरे धीरे तो जानेंगे कि ना आज के दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन नववर्ष मनाया जाता है। तो बहुत ही अच्छा उनका वक्तव्य रहा। इतने अच्छे वक्तव्य के साथ हम लोगों का ज्ञानवर्धन किया। धन्यवाद ज्ञापन की श्रृंखला की अगली कड़ी में मैं डॉक्टर M.K. रमन जी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने बिल्कुल व्यवहारिक पक्ष में हम लोगों को समझाया कि जो आज का पेरेंट्स है वो खुद तो बन गया, उसके बाद अपने बच्चों को कभी हिंदी मीडियम में डालना भी नहीं चाहता। आजकल के जो IAS में ये तो पूरी तरीके से तो नहीं कह पाऊंगी, लेकिन जो IAS है हो सकता है वो प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हो, बट जो खुद प्राइमरी स्कूल से पढ़ने के बाद IAS बन गया है बट अपने बेटे को कभी प्राइमरी स्कूल में डालना नहीं चाहेगा। वो यही कहता है कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है। बट अगर मैं उनसे ये सवाल करूं कि अगर पढ़ाई नहीं होगी तो आप कैसे IAS बन गए, क्योंकि अगर जड़ हमारी कमजोर है तो सीधी सी बात है पेड़ कभी खड़ा हो ही नहीं पाता है। तो जो मानव समाज की जो एक सोच बन गई है कि तो प्राइमरी स्कूल है जो है यूपी बोर्ड स्कूल है या हिंदी माध्यम का जो स्कूल है वो अच्छा नहीं है। डायरेक्ट बच्चे को CBSE बोर्ड पे डालो या डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम पे डालो, ताकि बच्चा बचपन से यानी छोटे से इंग्लिश बोले और काफी बेहतर हो। कहीं ना कहीं तो हमारा समाज ओनली इंग्लिश को महत्व दे रहा है, हिंदी को या संस्कृत को धीरे धीरे दबाया कुचला हुआ बताया जाए। लेकिन अगर हम और आप सभी लोग प्रयास करेंगे तो एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जो आज हम लोग अंग्रेजी स्थान ले चुकी है, कहीं ना कहीं हम संस्कृत को वहाँ पे ले जाकर खड़ा कर देंगे। इसके बाद में
यहाँ पे सभी जो श्रोतागण थे उनका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने इतनी शांतिपूर्वक हम सभी का वक्तव्य सुना, क्योंकि अगर सुनने वाला नहीं होता है तो हम बोलने वाले करेंगे क्या। अकेले भी बोलूं तो एक तो सामने सुनने वाला होना चाहिए, वरना कभी बोलने पे मज़ा आता नहीं है। तो ये जितने लोग यहाँ पे ज्वाइन थे, जितने लोगों ने सुना हम सभी का वक्तव्य, उनके लिए भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि इतनी शांति से सुनना, बीच में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करना, ये बहुत ही अच्छा लगा हमको। इसके बाद मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जितने लोग हैं सभी का धन्यवाद एक बार मैं सहृदय ज्ञापित करती हूँ। और इतना चाहूँगी कि जो आज का ये हमारा नव वर्ष है, कि हम सभी के जीवन में खुशियाँ लाए और हमारा जो जीवन है हमेशा खुशियाँ से भर जाए। और यहीं से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद अनामिका। अनामिका को भी धन्यवाद, क्योंकि इतना बेहतर तरीके से एक एक बिंदु को ध्यान में रखते हुए धन्यवाद ज्ञापन किए। अब अंत में शांति मंत्र के साथ इसकी संपूर्ति हम करते हैं, सद्भावना मंत्र हमारे के साथ सामूहिक रूप से। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शुभम भूयात्। आप सभी को बहुत बहुत आभार, आप लोग यहाँ पर निरंतर बने रहे।